Now, after studying about the concept of resonance column method, now let's learn the second method to determine the speed of sound, and that is by Kunz tube method, and it's based on the principle of open organ pipe. ओपन ऑर्गन पाइप। देखिए, द बेनिफिट इज, कुंज ट्यूब एक सुपीरियर मेथड है। द बेनिफिट इज रेजोनेंस ट्यूब से आप जो स्पीड ऑफ साउंड मेजर कर सकते हो, दैट इज ओनली इन एयर। रेजोनेंस ट्यूब से आप स्पीड ऑफ साउंड एयर में मेजर करते हो, जबकि कुंज ट्यूब से आप स्पीड ऑफ साउंड एयर के अलावा किसी भी गैस में भी मेजर कर सकते हो, किसी भी सॉलिड में भी मेजर कर सकते हो। देखिए, जो तरीका होता है वहां समझाता हूं। आप एक ट्यूब लेते हो, इट्स ओपन एट बोथ द एंड। इस तरह की ट्यूब है, इट्स ओपन एट बोथ द एंड। इस ट्यूब में एक तरफ आप पिस्टन, एयर टाइट पिस्टन माउंट करते हो, और इस पिस्टन को एक वाइब्रेटर से, इधर एक वाइब्रेटर लगा देते हो जो इस पिस्टन को वाइब्रेट करता है। और इस जगह पर आप फ्री मूविंग डिस्क लगाते हो। दिस इज अ फ्री मूविंग डिस्क। दिस इज अ पिस्टन एंड दिस इज अ वाइब्रेटर, जो इस पिस्टन को इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। वाइब्रेटर विथ फिक्स्ड एंड नोन फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड एंड नोन फ्रीक्वेंसी। और इस जगह पर यह जो है फ्री मूविंग डिस्क, फ्री मूविंग डिस्क। नाउ व्हाट यू यूज टू डू इज, इस जगह पर आप पूरे ट्यूब में पाउडर स्प्रिंकल कर देते हो। दिस पाउडर बिल्कुल बारीक पाउडर है, आइदर टेल्कम पाउडर और बोरिक एसिड पाउडर। यह पाउडर आपने ट्यूब के अंदर स्प्रिंकल कर दिया। और इस ट्यूब की लेंथ आप वेरी कर सकते हो, इसको वेरी करते हो। नाउ व्हाट हैपेंस, यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग द ट्यूब। फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ आप इस ट्यूब को वाइब्रेट कर रहे हो। जब आप फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ में इस ट्यूब को वाइब्रेट करते हो, तो यदि कोई रैंडम लेंथ की वैल्यू होगी, रैंडम लेंथ होगी, तो वहां पर आप कोई फिनोमेना नहीं देखोगे। इफ इट इज नॉट प्रॉपर लेंथ, तो वहां पर कुछ फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं होगा, कोई रेजोनेंस नहीं होगा, कोई स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन नहीं होगा। मगर आप इस लेंथ को वेरी करते हो, आप इस लेंथ को वेरी करते हो, तो एक पर्टिकुलर लेंथ पर आप क्या देखोगे कि यह पाउडर एकदम से अपनी जगह पर उछलने लगा
जगह जगह पर ये पाउडर उछलने लगा, उछलता हुआ आपको दिखाई देगा और कुछ जगह पर यह हीप बनाएगा। मैं वह सिचुएशन भी इधर ड्रॉ करता हूं। यह पाइप, इस पाइप से कनेक्टेड यह पिस्टन और इस पिस्टन से कनेक्टेड यह वाइब्रेटर। यह वाइब्रेट कर रहा है फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ। इधर यह फ्री डिस्क और एक पर्टिकुलर लेंथ, इसको मैं कैपिटल एल लिख देता हूं, एक पर्टिकुलर लेंथ पर व्हाट यू ऑब्जर्व कि यह जो पाउडर है इनने हीप बना ली है। इस तरह से इस जगह पर एक हीप बना ली, फिर इस जगह पर एक हीप बना ली, पाउडर इस जगह पर इकट्ठा हो गया, फिर कुछ आगे इस जगह फिर हीप बना ली। इस तरह से एक तरीके से पाउडर इधर से उछला और इधर इकट्ठा हो गया, ऐसा हो जाएगा। हम कहेंगे नाउ दिस इज द रेजोनेटिंग सिचुएशन, दिस इज द रेजोनेटिंग सिचुएशन। ऐसा कैसे हुआ है वह हम बताते हैं, उसके लिए फिगर ड्रॉ करते हैं। यह पाइप, मैं दो कंडीशन बनाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव दोनों बनाऊंगा। इस जगह पर यह पिस्टन इस वाइब्रेटर के जरा वाइब्रेट हो रहा है, तो इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का इधर एंटी नोड है। यह भी फ्री एंड है, फ्रीली मूविंग डिस्क है, तो यह डिस्क भी फ्रीली मूव करेगी। जब यह फ्रीली मूव करेगी तो इसका भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका मतलब इधर भी डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा। इस तरह से इधर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बन रहा है। यह डिस्क, यह पिस्टन और यह डिस्क, यह लेंथ L, और इस तरह से इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, चलिए एक और बार, लेट मी ड्रॉ दिस सिचुएशन। This is one end and this is another end. Here we have maximum displacement, maximum 1 2 3 4. Here maximum, here maximum, here maximum and here maximum. This is the displacement pulse in the tube. This is displacement. इधर displacement का एंटी नोड, इधर एंटी नोड, और बीच में इधर नोड, इधर नोड और इधर नोड और इधर नोड। एक ज्यादा बना दिया है मैंने, इधर 3 हीप बनाए हैं तो 3 नोड बनने चाहिए। मैं एक और बार बनाऊंगा इस चीज को, क्योंकि 3 नोड बनने चाहिए। मैंने इधर भी 3 नोड बना है, इसलिए लेट मी ड्रॉ दिस फिगर वंस अगेन, क्योंकि जैसा मैंने इधर फिगर बनाया है मैं उसी को जस्टिफाई करते हुए सिचुएशन बनाना चाहता हूं। एक नोड मुझे इधर बनाना है, एक नोड मुझे इधर बनाना है, एक नोड इधर बनाना है, और इस तरीके से
यह हियर एंटी नोड और दोनों एंड पर एंटी नोड, क्योंकि दोनों एंड फ्री एंड है, यह भी फ्री एंड है, दिस इज ऑल्सो फ्री एंड एंड दिस इज ऑल्सो अ फ्री एंड। तो दोनों फ्री एंड पर एंटी नोड और इस जगह पर नोड, इस जगह पर नोड और इस जगह पर नोड, तीन नोड। दिस इज डिस्प्लेसमेंट पल्स। इसी तरह से यदि मैं प्रेशर वेव बनाऊंगा तो प्रेशर वेव कुछ इस तरह से बनेगी। यह प्रेशर वेव बनी, फिर वापस यह ट्यूब, ट्यूब की लेंथ मैंने कैपिटल एल लिख दी। मैं अब प्रेशर वेव बना रहा हूं। प्रेशर वेव में जहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है वहां प्रेशर का नोड, तो इधर एंटी नोड, इधर एंटी नोड, इधर एंटी नोड। इस तरीके से यह एंटी नोड, यह एंटी नोड और यह एंटी नोड। इस जगह पर नोड, नोड, नोड और नोड। इस तरीके से वहां पर प्रेशर वेव बनेगी। अब क्या होगा, ऐसा होने से इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो इधर पाउडर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होकर फेंका जाएगा, और इधर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है, तो इधर पाउडर इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके से इधर हीप बन जाएगा। दिस इज नोड, नोड, नोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम कहें एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड ऑफ प्रेशर। यह प्रेशर का एंटी नोड होगा, डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा। इस तरीके से वहां पर यह फिनोमेना होगा। नाउ व्हाट यू डू इज यू मेजर द सेपरेशन बिटवीन द टू हीप्स। ये दो जो हीप्स है इनके बीच के सेपरेशन को आप मेजर कर लेते हैं। Average separation between the heaps, average separation between the two consecutive heap, this is L, and this is also equal to lambda by 2, that is separation between consecutive node or antinode. Separation between consecutive node or antinode. नोड किसका? नोड डिस्प्लेसमेंट का और एंटी नोड प्रेशर का। इस तरीके से आपको यह समझ में आ गया दैट लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एल और लैम्डा इज इक्वल टू 2l। यह आपको वेवलेंथ मिल गई इस रेजोनेटिंग कंडीशन पर। अब हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी हमें पता है, नोन फ्रीक्वेंसी इज f, तो हमें वेलोसिटी पता लग जाएगी, दैट इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ की जगह 2l लिखा और फ्रीक्वेंसी की जगह f लिखा। दिस गिव्स अस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम बिटवीन द ट्यूब और इन द कुंस ट्यूब। इस कुंस ट्यूब में आप जो भी मीडियम रख रहे हो, आपने मीडियम या तो एयर रख रखा है या फिर गैस। यदि हाइड्रोजन गैस रख दी तो हाइड्रोजन गैस में
साउंड की स्पीड मिल जाएगी। यदि इसके अंदर आपने हीलियम गैस रख दी तो हीलियम गैस में साउंड की स्पीड मिल जाएगी। यदि आपने इसके अंदर एयर रख दी तो एयर में साउंड की स्पीड मिल जाएगी। और दोनों के बीच में सॉलिड रख दिया तो सॉलिड में भी साउंड की स्पीड मिल जाएगी। इस तरीके से आप साउंड की स्पीड मेजर कर लेते हो। कई बार हमें फ्रीक्वेंसी पता नहीं होती है, किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं यहां नहीं पता है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को 2 बार करते हैं। एक बार तो एयर के साथ करते हैं और एक बार हम गैस के साथ करते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस में हमको पता करना है तो पहले हाइड्रोजन गैस के साथ कर दिया और फिर दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करा हमने एयर के साथ। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज वेवलेंथ इन एयर इनटू फ्रीक्वेंसी, और लेंथ इन एयर 2 टाइम्स लेंथ इन एयर इनटू फ्रीक्वेंसी। अब यदि हम इसको इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू wavelength in medium upon wavelength in air, or this is equal to length in medium upon length in air, or velocity of sound is wavelength upon wavelength in air into velocity in air, or this is equal to length upon length in air into velocity in air. वेलोसिटी इन एयर हमें पता है, वेलोसिटी इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 344 मीटर्स पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 345 और 346 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वो जो हमें एयर की वेलोसिटी पता है वहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस तरह से हमें किसी भी मीडियम में साउंड की वेलोसिटी पता लग सकती है। फ्रीक्वेंसी पता है तो हम सीधा यही फॉर्मूला लगा देंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं पता है तो हम आगे एयर के साथ में एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस जगह पर हमने जो कंसेप्ट अप्लाई करा है कंसेप्ट ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। अब एक खास बात, एक बड़ा दिमाग में एक सवाल आता है कि ये पाइप ओपन कहां है? ये तो दोनों तरफ से क्लोज है, इधर से पिस्टन से क्लोज है, इधर डिस्क से क्लोज है। तो दोनों तरफ से भी पाइप क्लोज दिख रहा है तो हमने ओपन ऑर्गन पाइप का कंसेप्ट कैसे लगा दिया? भाई यह पाइप कौनस ट्यूब दोनों तरफ से क्लोज दिख जरूर रहा है, मगर जरा देखिए यह जो पिस्टन है दिस इज ऑल्सो फ्री टू मूव, इसी को वाइब्रेट करा जा रहा है, इसी को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है। जब यह फ्रीली मूव कर सकता है, जब यह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ में वाइब्रेट कर रहा है, तो इसको हम क्लोज्ड रिजिड एंड नहीं बोल सकते। ये दिख क्लोज जरूर रहा है मगर यह एक ओपन एंड के माफिक बिहेव करेगा। इसी तरह से हमने इधर भी फ्री मूविंग डिस्क रखी है। यह फ्री मूविंग डिस्क मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ में वाइब्रेट करेगी, इसलिए यह क्लोज्ड दिख जरूर रही है मगर इसका भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लोज्ड एंड तो हम उसे कहते हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड हो, जो बिल्कुल रिजिड हो, जो बिल्कुल भी मूव नहीं करता हो, जो बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं करता हो, जो बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करता हो। मगर यह तो फ्री एंड है, यह मैक्सिमम डिस्प्लेस कर रहा है, यह मैक्सिमम मूव कर रहा है, एम्पलीट्यूड के साथ में इसका वाइब्रेशन हो रहा है। दैट्स व्हाई इट बिहेव एज अ ओपन एंड। अपैरेंटली दिख जरूर क्लोज ट्यूब रहा है मगर ये दोनों एंड से ओपन कहलाएगा। इस पूरे आर्टिकल को नोट डाउन कीजिए। एंड दैट्स ऑल रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बाय द 2 मेथड्स। अब हम साउंड से रिलेटेड अगला कंसेप्ट समझेंगे, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ बीट्स। इसे नोट डाउन कर लीजिए। Let's proceed with the another concept of sound wave, another phenomena of the sound wave, that is the phenomena of formation of beats, a very interesting phenomena.
मैं पहले इस फिनोमेना को समझाता हूं कि कैसे होता है, कब होता है, और इसके रिजल्ट्स को भी बता देता हूं पहले, और फिर इसका मैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट आपको समझाऊंगा। जैसे अभी तक हमने इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव समझा है, सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव समझा है, व्हेन टू और मोर वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एड अप विथ ईच अदर। दो या दो से अधिक सोर्स हो, इन सभी सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी पर यह साउंड वेव्स एमिट कर रहे हैं, और इनके द्वारा एमिटेड साउंड वेव्स जब सुपर इम्पोज हो जाए, जब इंटरफियर कर जाए, तो हमें क्या सिचुएशन दिखाई देगी, क्या फिनोमेना दिखाई देगा, किस तरह से इंटरफेरेंस होएगा। हमने देखा वहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड एनर्जी हो जाता है, वहां पर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी हो जाती है, इंटेंसिटी वेरिएशन होने लगता है ओवर द टाइम एज वेल एज ओवर द रीजन इन द स्पेस। अब इधर we observe the phenomena of beats when the two sources having different frequencies interfere with each other। दो सोर्स हैं और इन दोनों सोर्स में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, इनके द्वारा एमिटेड साउंड वेव जब आपस में इंटरफियर करती है तो वहां पर बीट्स सुनाई देती है। मैं पहले एक एग्जांपल बताता हूं। नाउ दिस इज अ ट्यूनिंग फॉर्क, लेट अस से हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 हर्ट्ज। यह एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज। यह दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है, दिस इज अनदर ट्यूनिंग फॉर्क हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 258 हर्ट्ज और 260 हर्ट्ज बोल देता हूं। दिस इज अनदर ट्यूनिंग फॉर्क, दिस इज अनदर ट्यूनिंग फॉर्क हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 260 हर्ट्ज। अब देखिए जरा, द टू ट्यूनिंग फॉर्क डू नॉट हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दे हैव गॉट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। इसकी 256 हर्ट्ज है, इसकी 260 हर्ट्ज। अब इन दोनों ट्यूनिंग फॉर्क को हमने रबर पैड से बीट करा और रबर पैड से बीट करके इन दोनों को पास में रखा, और हम now we being the observer इन दोनों ट्यूनिंग फॉर्क से एमिट होने वाली साउंड वेव को सुन रहा है। इस ट्यूनिंग फॉर्क से जो साउंड वेव एमिट हो रही है वह भी इस ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है। इस ट्यूनिंग फॉर्क से एमिट होने वाली साउंड वेव, इस ट्यूनिंग फॉर्क से एमिट होने वाली साउंड वेव, यह दोनों साउंड वेव इस ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है। अब ऑब्जर्वर को क्या सुनाई देगा, कैसा सुनाई देगा? क्या उसे 256 हर्ट्ज की साउंड सुनाई देगी या उसे 260 हर्ट्ज की साउंड सुनाई देगी? A very interesting phenomena would be observed by this observer. This observer would hear the sound having the frequency of 258 hertz. 256, 260, इन दोनों का एवरेजिंग कर लीजिए, इन दोनों के ठीक बीच की फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, इन दोनों का जब आप एवरेज करेंगे तो 258। तो यह जो ऑब्जर्वर सुनेगा उसे जो साउंड सुनाई देगी उस साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी 258 हर्ट्ज। और एक और खास बात जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है,
इससे जो साउंड सुनाई देगी वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट इंटेंसिटी वाली साउंड सुनाई नहीं देगी। इसे साउंड की इंटेंसिटी बढ़ती और घटती हुई सुनाई देगी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। ऑब्जर्वर finds sound waves with increasing and decreasing intensity. Increasing and decreasing intensity. And this increasing and decreasing intensity of sound, we call it beats. That is beats. उसे 258 हर्ट्ज की साउंड सुनाई देगी और 258 हर्ट्ज की ये जो साउंड है यह कांस्टेंट या यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की सुनाई देने के बजाय बढ़ती और घटती इंटेंसिटी की साउंड सुनाई देगी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटेंसिटी की साउंड सुनाई देगी। एंड दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज टर्म्ड एज बीट्स। मतलब उसको बीट्स सुनाई देगी। इस तरह से एकदम से इंटेंसिटी बढ़ी, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई। इस तरह से इंटेंसिटी बढ़ेगी और घटेगी, बढ़ेगी और घटेगी। ये जो इंटेंसिटी का बढ़ना और घटना है इसे हम बीट्स कहते हैं। And interestingly, the number of beats per second is termed as beat frequency. We used to conceptualize beat frequency. This is number of beats per second. एक सेकंड में जितनी बार साउंड इंटेंसिटी बढ़ के घटेगी फिर बढ़ के घटी, एक सेकेंड में जितनी बार इंटेंसिटी का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, दैट इज टर्म्ड एज बीट फ्रीक्वेंसी। एंड दिस बीट फ्रीक्वेंसी is observed to be, is found to be the difference in the two frequencies, the magnitude of difference in the two frequency. In this case, here beat frequency, जरा सोचिए इधर बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। Here beat frequency would be 260 is second frequency, 256 is first frequency. The difference in the two frequency is 4. So the beat frequency would be equal to 4. इसका मतलब एक सेकेंड में 4 बीट्स सुनाई देगी। इसका मतलब एक सेकेंड में 4 बार साउंड की इंटेंसिटी बढ़ेगी और घटेगी। एक सेकेंड में 4 बार साउंड की इंटेंसिटी बढ़ेगी और घटेगी, और वह जो साउंड होगी वह 258 हर्ट्ज की साउंड सुनाई देगी। दिस इज द फिनोमेना ऑफ बीट्स। अब इधर हम एक बात और बता दें, द सेंसिबल beat frequency is, the maximum sensible beat frequency is up to 10 for a normal human being. For normal human being, for a normal human, जैसे हम एक सेकेंड में एक बीट होगी तो हम बड़ी आसानी से सुन लेंगे, 2 बीट होगी तब भी सुन लेंगे, 4 बीट होगी तब भी सुन लेंगे, 5-6 बीट तक सुन लेंगे, 10 बीट तक सुन लेंगे। मगर एक सेकेंड में यदि 10 से अधिक बीट हो गई
तो हम उसे फिर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हम उसे समझ नहीं पाएंगे, हम वहां पर बीट फिनोमेना को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे, फिर हम वहां पर कांस्टेंट इंटेंसिटी समझेंगे। जैसे जैसे ह्यूमन आई की एक लिमिट है, ह्यूमन आई 1 सेकेंड में 20 फ्रेम्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। 1 सेकेंड में 20 फ्रेम, यदि 10 फ्रेम पास होती है तो आपको सब समझ आ जाएगा कि फ्रेम्स पास हो रही है, मगर 1 सेकेंड में यदि 20 फ्रेम या उससे अधिक पास होने लगे तो फिर आपकी आंखों को समझ में नहीं आएगा कि यहां पर फ्रेम चेंज हो रही है, फिर आपको फिनोमेना एक जैसा दिखेगा। बिल्कुल इसी तरह से ह्यूमन ईयर 10 बीट तक सुन सकते हैं। फॉर नॉर्मल ह्यूमन मैक्सिमम beats that could be recognized is 10 beats per second। 1 सेकेंड में 10 बीट्स होगी तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यदि 1 सेकेंड में 15 या 20 बीट हो जाए तो हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इन दैट केस वी नीड इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर में डिटेक्ट बीट्स अप टू 50 पर सेकेंड और 100 पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर 1 सेकेंड में 50 से 100 बीट भी डिटेक्ट कर सकता है, मगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 1 सेकेंड में मैक्सिमम 10 बीट रिकॉग्नाइज कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है या गिन सकता है। इससे ऊपर वो गिन नहीं पाएगा। यह बीट्स फिनोमेना तब होता है, दिस फिनोमेना ऑलवेज ऑकर व्हेन टू सोर्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इंटरफियर। व्हेन टू सोर्स हैविंग frequency difference, frequency difference, but same amplitude, same amplitude interfere। जब दो सोर्स जिनका एम्पलीट्यूड तो सेम है मगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, वह जब इंटरफियर करते हैं तो वहां पर बीट्स फिनोमेना सुनाई देता है। बीट्स फिनोमेना में हम कहते हैं इफ वन सोर्स हैव गॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ f1 is the frequency of source 1, f1 is the frequency of source 1, f2 is the frequency of source 2, then the average of two frequency is the audible frequency. This is the audible frequency. यह फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देती है। एंड f1 minus f2, the magnitude of the difference in frequency is the number of beats per second, number of beats per second, or this is the beat frequency, beat frequency। बीट क्या होता है मैं एक और बार समझा दूं। इट्स increase and decrease in the intensity of sound. It's increase and decrease in the intensity of sound. That is beat. एक बार जब साउंड इंटेंसिटी इंक्रीज होकर डिक्रीज हो जाए उसे हम एक बीट कहते हैं, फिर इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज हुई उसे हम दूसरी बीट कहेंगे। जैसे ज़ूम ज़ूम ज़ूम, इस तरह से यह बीट से जब हमने इंटेंसिटी मैक्सिमम करी फिर कम करी, इस तरीके से हमें बीट्स सुनाई देती हैं। अब इस फिनोमेना को समझाने के बाद मैं इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट बताता हूं। मैं इक्वेशंस लिखता हूं, मैथमेटिकल इक्वेशन से इस बात को कंक्लूड करके दिखाता हूं।
बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक और बात, एनालिटिकल ट्रीटमेंट मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं बिकॉज वी नीड टू हैव द साउंड नॉलेज ऑफ फिजिक्स। ऑल्दो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ आप इसी जानकारी से कर सकते, पर फिर भी हमें सिर्फ मोटी मोटी जानकारी, सिर्फ मोटा मोटा नॉलेज ही नहीं चाहिए, हमें तो बिल्कुल बारीक गहराई में डीप नॉलेज फिजिक्स का चाहिए। इसलिए हर चीज का एनालिटिकल ट्रीटमेंट में जरूर बताता हूं। बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी, इसे नोट डाउन कर लीजिए एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखने के लिए।